Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Plate, this is the biprism and a plate source is placed at some distance from the biprism. Biprism is rotated such that its refracting edge is parallel to this plate source. Then rays emitting from this source incident normally on refracting edge, therefore it pass without deviation. Other inclined rays get deviated in this fashion, and if these rays are observed by means of eyepiece or micrometer eyepiece, then this ray appears to come from this, other ray appears to come from this, and other rays come from this, and other rays appears to come from this. So plane of these two S1 S2 is same as that of S. It means all these things कौन से तीन S1 S2 and S एक प्लेन में आने चाहिए. Let this is the convex lens, this is the principal axis. What is it? It is principal axis. अरे प्रिंसिपल की स्पेलिंग तो सी नहीं है उसमें. प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां कहीं. पहले तो फोकल लेंथ देख लेता ना. फोकल लेंथ इधर होगी शायद, वो थोड़ी सी ज्यादा. अब मैं कुछ मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं तो थोड़ा सा रफ डायग्राम आएगा तो एक्सेप्ट करिए. तो लेट हियर इज द ऑब्जेक्ट. यहां मेरा एक रे विच वी कॉल्ड पैराक्सियल रे. ये पैराक्सियल रे चले जाता है अपने फोकस में से, इसलिए मैं ये अभी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इसलिए निकाल रहा हूं. दूसरा रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से आता. ऑप्टिकल सेंटर से आया तो देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर, है ना. ऑप्टिकल सेंटर से आने के बाद इमेज मिलती है मुझे यहां पर, मतलब कहा, जहां क्रॉसिंग होती वहां, जहां क्रॉसिंग होती वहां मिल गई. ये है रे डायग्राम, बहुत सिंपल सा है. अब देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, मान लो कि मेरा ये डिस्टेंस है यू, तो ये डिस्टेंस भले भी रहता है पर उस v को हम लोग कैपिटल डी के भाषा में कितना रखेंगे. देखो ना, u प्लस v इज इक्वल टू कैपिटल डी, देयरफॉर v इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस u. ओके. नरेश नागोला, मी तुला याच्यासाठी आता घेतलंय की तुझी इच्छा दिसली जरा जास्त. मी तुला मेसेज केले 2-4, त्या मेसेजचं उत्तर दिलं नाही. त्या मेसेजचं कंप्लीशन आज झालं पाहिजे, तरच पुढचा उद्या तुला क्लासमध्ये एंट्री भेटल. लक्षात ठेव बेटा. चला मित्रांनो, v इज इक्वल टू डी मायनस यू. हे डी मायनस यू आपण व्हीच्या जागेवर ठेवू, यू त्याची ऑब्जेक्ट डिस्टन्स घेऊ, आणि आपल्याला माहिती आहे 1/f इज इक्वल टू 1/v मायनस 1/u. साक्षी वैष्णव, यू विल सी, यू आर आस्किंग मी शैल आई गो थ्रू दिस. तो जो गलती हो गई वो गलती अभी तो तेरे ध्यान में आ जाएंगी. थोड़ी सी गलती थी वो, हाँ बिल्कुल माइनर, वो साइन कन्वेंशन तो लेना भूल गई थी. देखो दोस्तों, मेरा ये फॉर्मूला है, इसमें मैं लिखने जा रहा हूं u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, तो आई विल पुट दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज माइनस u. मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं. v कितना है, v तो पॉजिटिव है, पर v है d बाई 1/d माइनस u. दिस इज 1/f एज इट इज. दोस्तों देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में
जो बातें हैं वो अभी आगे करते रहूंगा। तो देखो क्या मिलता है, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं। 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा? अरे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो बात पक्की। फिर मेरा एलसीएम आएगा डी माइनस यू इंटू यू, एंड फिर न्यूमरेटर चले जाएगा ये u इधर प्लस डी माइनस यू ऊपर। इज इट ओके? अच्छा, u एंड माइनस यू कैंसल हो जाते, तो मुझे अभी ये इधर लेना है कैपिटल D इंटू यू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी। पूरा क्या पूरा इधर ले लो, लेफ्ट साइड इधर ले लो, तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये माइनस वाला यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बनता, प्लस कैपिटल डी यू जो है वो माइनस बनता, माइनस डी यू हो जाएगा ये वाला, प्लस एफ डी ही रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल गया। अब ये जो है इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है of the function u. So u will have two values. Roots of this u will be, फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस और माइनस 4ac है ना, डिवाइडेड बाय 2a। तो मेरा ये है कि नहीं, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस डी, प्लस और माइनस बी स्क्वायर मतलब कैपिटल डी स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स ए 1 है, सी है एफ डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब देखिए, अगर मेरा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एफ डी हो, तो मेरी u के कितने वैल्यूज हो सकते? केस नंबर 1 दोस्तों, अगर if d square is equal to 4ac, sorry 4fd, तो अब ये डी स्क्वायर कैंसल होगा, डी का एक डी कैंसल होगा, डी स्क्वायर का उधर का डी कैंसल, डी इज इक्वल टू 4f मिला। और ये कब होता है? कब होता है? ये बस एक बार होता है, एक जगह लेंस रखने के बाद ही, एक जगह ऑब्जेक्ट रखने के बाद ही हो सकता है। डी इज इक्वल टू ये कंडीशन मिली, मतलब ये 0 हुआ ना, ये देखो इधर, नहीं समझे? अरे यार मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया। इफ डी स्क्वायर माइनस 4fd इज इक्वल टू 0, देन दिस स्क्वायर टर्म बिकम 0, है ना, मतलब d/2 एक ही तो है सर। और u इज इक्वल टू d/2 मतलब v इज इक्वल टू d/2, और ये कब होता है? ये होता है 2f पर रखने के बाद, मतलब मुझे एक ही बार इमेज मिल सकती, इमेज की साइज ना बड़ी ना छोटी मिलेगी। पर अगर ये लिखता हूं मैं, u की वैल्यू d/2 मिलती, v इज इक्वल टू d/2 मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट टर्म 0 बनती। लेकिन अगर ये डी स्क्वायर माइनस 4fd इज लेस देन 0 हो, तो फिर तो मतलब माइनस हो, तो मतलब डी स्क्वायर लेस देन 4fd हो जाए तब, मतलब डी लेस देन 4f हो, तो फिर तो इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी टर्म बनती है। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू इज इम्पॉसिबल, दैट इज इमेजिनरी वैल्यू। तो हमारे काम की ना ये है ना ये बात है। अब हम बात करेंगे
अगर वो डी स्क्वायर माइनस 4FD ग्रेटर देन 0 हो तो, इफ डी स्क्वायर माइनस 4FD ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4FD, है ना। तो इसका मतलब है मेरा ये कैंसल हो जाएगा एंड डी ग्रेटर देन 4F मिलता है, और यही डायग्राम हमारी अभी एक्सपेक्टेड है, कैपिटल डी ग्रेटर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेन्स. मित्रांनो, या केसमध्ये आता तुम्हाला ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू भेटली, स्क्वेअर रूटची टर्म. दोस्तों इस केस में ये स्क्वायर रूट वाली टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब है आपका कभी पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो u ग्रेटर देन d/2 मिलता. अगर ये माइनस साइन लेंगे आप लोग तो लेस देन d/2 वैल्यू मिलेंगी. इसका मतलब है लेंस दो जगह रखने के बाद या ऑब्जेक्ट दो जगह रखने के बाद आप लोगों को इमेज मिलने वाली है. But if you put the lens at two positions, देखो कौन सी है वो, ये if you put lens at two positions, whether at this position or close to the object, or one can say if object is placed beyond 2F or within F and 2F, then you will get two images. और इस टू इमेजेस के लिए मतलब लेंस के दो पोजीशंस के कारण इस मेथड को कहते लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. क्या बोलते हैं इसे? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो वी विल गो फॉर लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड नाउ. इसके कारण ये दो जगह, तो इसके कारण we can get two positions of lens, so that clear image will be obtained, so that clear image will be obtained. दोन ठिकाणी आम्हाला लेन्स ठेवता येणार आहे, बरं का. आणि त्याच्यामुळे आता आम्हाला त्याचा वापर करायचा आहे आमच्या ऑब्जेक्टची साईज मोजण्यासाठी. इट इज द टाइम टू डिस्कस how to measure the distance between two virtual sources in biprism experiment. To measure the distance between two virtual sources, now we will use the fourth part of that biprism arrangement. That is what fourth device, that is what convex lens of focal length f. So if we know that focal length, then we will arrange in laboratory. But when drawing the ray diagram, it is not necessary to measure the focal length and to measure the distance between position of object and position of image, and that should be more than 4 times focal length. कुछ भी नहीं. पर थ्योरी में हमें जब पेपर में लिखना है तब ये सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा. नाउ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स and the screen should be more than 4 times focal length of the lens. First sentence. और दोस्तों हम लोग जाएंगे अब इस बात के लिए. दोस्तों हमारा टारगेट है अब टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस and to measure the distance between two virtual sources. Now we will use our convex lens, which was on the third stand on optical bench. That convex lens of focal length f is introduced between biprism and the screen,
Have you remembered? Recall that source, biprism, lens, and screen. Remember? So biprism is placed in between convex lens is placed in between biprism and the screen. Okay. Now distance between source and the screen should be more than 4 times focal length of the lens. So here our target is to measure the distance between two virtual sources. So for that, you will fix in your page two positions of plane of sources and plane of screen. These are two planes. This is the plane of sources. This is the plane of a screen, and distance between them, let capital D. So we want to measure distance between two sources. Where are those? These are two sources, S1 and S2. Let distance between two sources is D. Our target is to determine the measurement of distance between two virtual sources. For that purpose, convex lens of a proper focal length is introduced between biprism and the micrometer eyepiece. Now distance between source and the screen is kept such that it is more than 4 times focal length of the convex lens. Distance between source and the screen should be more than 4 times focal length of the convex lens. And let these are two planes. This is the planes of sources. This is plane of a screen, and these two planes are at a distance capital D. Let these are two sources S1 and S2 placed at a distance small d. Now convex lens is moved towards the sources such that two clear and magnified images are obtained. आप देखिएगा ये दो इमेजेस कैसे क्लियर मिलते हैं. रे डायग्राम निकालने का तरीका जो है वो फिक्स्ड है. दोस्तों लेंस को ऑप्टिकल सेंटर रहता है. ऑप्टिकल सेंटर की खासियत होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज दैट इफ रे पास्ड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पास्ड विदाउट डेविएशन. अरे है क्या नाही ये प्रॉपर्टी. तर मग काय करा तुम्ही आता, या लेन्सचा ऑप्टिकल सेंटर घ्या आणि या S1 आणि S2 पासून बिनधास्त स्क्रीन पर्यंत लाइन स्ट्रेट काढून टाका. चलो ये लाइन निकाल दो पहले ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली. अब तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर का या ये D1 D2 का ये जो सेंटर है, ये भी तो आप लोगों को एक थोड़ा सा लॉजिकली जाना पड़ेगा. यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन रहती है, ये दोनों के सेंटर पे ही होगा ना ये, क्योंकि हमने बोला था कि बाइप्रिज्म एंड कॉन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड एट द सेम हाइट. तो यहाँ ये हो गई तुम्हारी ये रेफरेंस लाइन. इस रेफरेंस लाइन पे ही होगा ऑप्टिकल सेंटर एंड वन रे इज पास्ड विदाउट डेविएशन. निकाल दिया? अरे क्या आपने निकाल दिया? एक ही तो लाइन निकालनी है, रे बताना है बस एक जगह. निकाल दिया होगा. अब S1 से निकालो. ऑप्टिकल सेंटर से दोनों लाइन जाना चाहिए, चिंता मत करो. ये दो पहली कंडीशन, कभी भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास करना. आता पॅरॅक्सियल रेज घ्यायचे. पॅरॅक्सियल रेज समजतात. हे जर प्रिन्सिपल ऍक्सिस असेल तर पॅरॅक्सियल रे काढा. नाउ ड्रॉ टू पॅरॅक्सियल रेज. तो एक निकाल दिया मैंने ये यहां पर. अब ये जो रे है वो किधर डेविएट हो जाएंगे, ऊपर या नीचे या सीधा जाएंगे बताओ. पैराक्सियल रेज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस. पैराक्सियल रेज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस. बोलो कहां से जाती है? तुम लोग नहीं बताएंगे तो मैं बोलूंगा कि कुछ अच्छा नहीं है. रे ऑप्टिक्स पूरा पानी में गया है. कहां से जाएंगी वो? हाँ, वो अप साइड जाएंगी, फोकस में से जाएंगी, अप साइड जाएंगी. लेकिन हमने यहाँ फोकस बताया क्या? नहीं बताया. बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं. बस हमने बोला था ना कि टू मैग्निफाइड इमेजेस विल बी ऑब्टेन्ड
तो ये रे बिंदास्त इस पॉइंट के, ये पैराक्सियल रे चले, दीज आर टू पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज इंसिडेंट, नीचे वाली रेज यहां तक जाएंगी, ऊपर वाली रे यहां तक आएगी, सीधा निकाल दिया, समझे? रेज ड्रॉन, ये बात समझ में आ गई? अरे आप लोगों के भी ऐसे मिल गए क्या? And this is how two clear and magnified images are obtained on the screen. Let names will be given. Let A1 B1 नाम दे दिया मैंने कुछ भी। यहां पर अगर आपके AB है तो वहां पर A1 B1 है, यहां पर S1 S2 भी हुआ तो मैं नाम दे सकता हूं उन्हें A1 B1। अरे मिल गया। आपकी भी रे डायग्राम आनी चाहिए ऐसी ही। इस लेंथ को बोलेंगे हम लोग, तो आप लोग बोले थे ना फोकस में से जाएंगे, ऊपर की रे और नीचे से जाने वाली रे जहां क्रॉस हुई वो पॉइंट फोकस होगा क्या नहीं तुम्हारा? मतलब फोकल लेंथ होगी क्या नहीं? अरे होगी क्या नहीं दोस्तों? हेलो दोस्तों 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 दोस्तों, हाँ? तुम जब तक रिस्पांस नहीं देंगे मतलब तुम्हारी डायग्राम कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मैं आगे नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। हाँ मित्रांनो, अरे जिथून तुमचे रेज असे क्रॉस होतात ते पॉइंट म्हणजे फोकल लेंथ असतो की नाही? फोकस असतो की नाही? फोकस असतो ना? हा, यस यस यस। मग आता बघा, ही लेंथ आपण मोजूयात, हे आहे का डिस्टन्स बघू ना। सी दिस इज नाउ, अरे वो पहले उधर से बात करनी पड़ेगी ना। A1 B1 अगर सोर्सेस है उनके बीच में का डिस्टेंस मान लो, लेट मेजर दिस डिस्टेंस, measure the distance between images, and this is magnified image as compared to object. Is it? Sentence clear हुआ क्या मेरा? Lens is moved towards the source or bioprism such that two clear and magnified images are obtained. क्या वो magnified मिल गए? क्या वो दूर दूर चले गए? तो फिर दोस्तों वो जो डिस्टेंस है वो मेजर करो और उसे नाम दे दो D1, नाम दे दिया D1। अब दोस्तों यहां जरा ये लेंथ मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस आप लोगों को कितना नजर आता है? अरे या डिस्टन्सला तुम्ही काय म्हणतात? फोकल लेंथ म्हणतात। मग आपण ही फोकल लेंथ जरा अशी इकडून मोजू ना, आपण इकडून मोजू किती फोकल लेंथ डिस्टन्स बसतं बघा। दिस वन F, दिस इज अनदर F, दिस इज थर्ड F, फोर्थ F, and that is nearly fifth F. Is this distance more than 4 times focal length of the lens? Whatever may be the focal length of this convex lens, this distance becomes surely अगर वो सेंटर से इधर है तो श्योरली ये डिस्टेंस 4 टाइम्स फोकल लेंथ से ज्यादा ही होता है। अब क्या करना है? अरे ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? ये डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। It is usually represented by U. This distance is called as image distance and it is usually represented by V. निकाल लिया आपने? ये U बताओ, ये V बताओ। बता दिया? आप लोग बिल्कुल बताए होंगे। यस, बता दिया। U डिस्टेंस, V डिस्टेंस। सो नेक्स्ट पोजीशन, लेंस डिस्प्लेस करना है ना, दिस इज लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। या दो फोकस है उसके, उसको बोलते हैं फोसाई। फोकस का प्लूरल फॉर्म फोसाई। सो दो फोकस से मिलने वाली है इसलिए इसे कहते हैं कॉन्जुगेट फोसाई मेथड। तो दोस्तों अब ये सोर्सेस मैं ले रहा हूं दूसरी जगह, दूसरी डायग्राम शुरू हो गई तुम्हारी, वही पोजीशन नीचे लेकर आना है, वही सोर्सेस S1 एंड S2, वही डिस्टेंस स्मॉल d, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं होना। चलो नीचे बताया क्या, इसको हम लोग जरा उधर शिफ्ट करेंगे। चलो लेकर चलेंगे उधर, उसको किधर शिफ्ट करेंगे? सेंटेंस होगा मेरा, नाउ मूव द कॉन्वेक्स लेंस अवे फ्रॉम बायप्रिज्म और मूव द कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द स्क्रीन। एक ही तो भाषा आहे ना, इकडच्या पासून दूर नेणं काय आणि त्याच्याकडे ढकलणं काय, एकच आहे।
कॉन्व्हेक्स लेन्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द स्क्रीन. वाक्य म्हणायचं अगोदरच आपण सच दॅट convex lens is displaced towards the screen such that two clear and diminished images are obtained. Diminished मतलब छोटी छोटी images मिलने वाली. यहां जैसे मैग्निफाइड मिले तब जाके अब जाके डिमिनिस्ड मिलने वाली है. तो देखो रे डायग्राम निकालने का तरीका वही. कौन सा रे डायग्राम निकालेंगे? पहला रे कौन सा? ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाला. तो आपका रेफरेंस लाइन आपने निकाला होगा. ये दो सोर्सेस के बीच में जो लाइन है उस लाइन पर सेंटर है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर है. निकल गया क्या? आपने ऑप्टिकल सेंटर ढूंढ लिया क्या? उसका ढूंढा होगा. अब रे निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली, सीधा इससे जाने वाली, ये सीधा गई. अब पैराक्सियल रेज डालो इस पर, दूसरी पैराक्सियल रे डालो इस पर. बस पैराक्सियल रेज डालो, कुछ मत करो. कहां से जाते रहते हैं पैराक्सियल रेज? फोकस से जाते रहते हैं. लेकिन हमें फोकस पता है क्या? नहीं. जरूरी है क्या? नहीं. तो फिर ये हमने तो पहले बोला था क्लियर एंड डिमिनिश्ड इमेजेस ऑब्टेन. इसलिए ये जो रे है अपर साइड में डिवाइड होगा और यहां पर चले जाएगा, और ये रे यहां पर चले जाएगा. ऊपर का रे नीचे, नीचे का रे ऊपर जाके मीट होगा. आपके मीट हो गए क्या? नहीं. देखो, एंड इसलिए डिमिनिश्ड इमेजेस आर ऑब्टेन्ड. छोटी छोटी इमेजेस मिल गई वहां पर. अरे आपके भी मिले होंगे. ये फोकल लेंथ की बिल्कुल मत सोचो कहाँ है और क्या है. डरो नहीं, चिंता नहीं उसके बारे में. हेलो फ्रेंड्स, दो शार्प इमेजेस मिल गई. प्रैक्टिकल करते समय मिलती थी, मैं प्रैक्टिकल करके बताता था, लेकिन क्या करूं, कम वक्त कोरोना. चलो तो इन्हें नाम देंगे A2 B2. इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेजर किया है, उसे कहते हैं हम लोग D2. पहले को D1, दूसरे को D2. हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू डिमिनिश्ड इमेजेस इज मेजर्ड एंड लेट इट इज सेड D2. ये जो डिस्टेंस इधर पहले केस में इमेज डिस्टेंस था, दूसरे केस में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाता. 100% ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनता है, और ये वाला डिस्टेंस उधर जाके इमेज डिस्टेंस बनता. ये कितना बन गया? ये V बन गया. और वो कितना बन गया? फिर वो U बन गया. अगर ये मेरा इधर से आके बैठ गया है तो ये यहां मुझे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V एंड इमेज डिस्टेंस U. पहले का डिस्टेंस U था, दूसरे का डिस्टेंस V बन गया. U के जगह V के जगह U. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस गेट इंटरचेंज्ड. I बाय O है. I म्हणजे काय? I म्हणजे I आणि O म्हणजे 0. I बाय 0 म्हणजे इन्फिनिटी. I काय? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं. राइट. ओके, बरं याला तुम्ही असं म्हणता का, इमेज डिस्टन्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टन्स? अरे हेच इमेज डिस्टन्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टन्स असतं की नाही? असतंय की नाही? असतंय. आणि मग तुम्ही आम्ही जर हा फॉर्म्युला लिहिला तर चालेल का? बाय लिनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वी गेट, बाय लिनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वी गेट. ये मैं लिख सकता क्या? तुम लोग बोलेंगे सर इमेज ऊपर होनी चाहिए. अच्छा ठीक है, फिर ऐसा चलता क्या? अरे सर तुमने तो इमेज नीचे ही रखी. ओके चलो लेकर आएंगे इमेज ऊपर. ऐसा चलता क्या? ये ऐसा भी चलता है क्या? फिर अरे चारों में से कौन सा चलता है? कौन सा चलता है चारों में से, बताएंगे आप लोग. लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला मैं लिखूं? लिख सकता हूं. मतलब
बहुत मगअप करने की बात है क्या? अरे लेफ्ट साइड लिखे साइज या राइट साइड लिखे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। ऊपर ऑब्जेक्ट रखो क्या या नीचे ऑब्जेक्ट रखो, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। ऑल फॉर्मूले कहीं भी लिखो, लेकिन तरीके से लिखो। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अब इमेज है तो इमेज। एक तरफ साइड, दूसरी तरफ डिस्टेंस। लिखने मतलब डरने की कोई बात नहीं, कौन सा भी एक फॉर्मूला लिखो और आगे लिखो क्या क्या होता है। तो कोणसा फॉर्म्युला घेऊ सांगा मी पुढच्या डेरिव्हेशन साठी? 1 2 3 4 तुम्ही जो म्हणताल तो वापरत सांगा लवकर। पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, मला पुढचा दुसऱ्या नंबरचा आलाय। पहिला पहिला मला कोण आला रे? पहिला पहिला देखो कोणचा आहे, कोणाचा आहे? एकच सांगितलं ज्योती कलर पहिला नंबर 1, 3 लोकांनी पहिला सांगितलं। चलो पहिला ले लेंगे, पहले का लेंगे, पहले का लेंगे। ये हुआ है मेरा फॉर्मूला और ये है तुम्हारे सामने तुम्हारी डायग्राम। क्या यही था क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तुम्हारे सामने डायग्राम है, बस वैल्यूज रखो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? वो तो मेरी डी है। कितनी है दोस्तों बताओ? बताएंगे ना? ये तो मेरी डी है क्या नहीं डी? साइज ऑफ इमेज कितनी है बताओ? मुझे तो तुम्हारे मैसेजेस दिखना चाहिए। हाँ, ये है D1। इधर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये तो U है ना? तुम लोग बोलेंगे सर साइन कन्वेंशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लेना है साइन कन्वेंशंस तो ले लो, नहीं तो कोई जरुरी नाही। तुम्ही म्हणताल तर घेऊ, पण गरजेचं नाही। डिस्टन्स आहे ओके। चला हे व्ही पॉझिटिव्ह आहे, घेतला पॉझिटिव्ह, चला घेतला पॉझिटिव्ह। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया क्या आप लोगों ने? इक्वेशन नंबर 1 लिखा होगा ऐसा मैं भरोसा करता हूं। दूसरे केस के लिए यही फॉर्मूला यूज करो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे वो तो डी ही है। साइज ऑफ इमेज, वो तो D2 है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओहो ये तो -B है। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो तो U बनती है। बन गई इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, we get D square by D1 D2 is equal to -U by V into U by -V। ये अरे रे मैं क्या कर लिखा ये? U by V and minus ये V by this U। U cancel, V cancel, minus minus plus, and therefore D square is equal to D1 D2। और फॉर्मूला क्या मिलता है फिर? D का फॉर्मूला मिलता है D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D1 D2। अरे सर ये तो हमने रे डायग्राम निकाल के लाया था। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया दोस्तों? दिस इज द वे टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेस by using conjugate foci method। This method is called as conjugate foci method। This is also called as lens displacement method। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि लेंस डिस्प्लेस किया है इसलिए। Have you all understood? देखो फिर हमने बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में कैपिटल डी मेजर किया डायरेक्ट मीटर स्केल से।
बैंडविड्थ मेजर की माइक्रोमीटर आईपीस की हेल्प से, एंड स्मॉल डी मेजर की कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा रे दोस्तों? हमें मिल जाएगा ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अरे वो न तो हमें फिलहाल कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा? हमें फॉर्मूला मिल जाएगा बार एक्स लैम्बडा। हमें फॉर्मूला मिलता फिर लैम्बडा इज इक्वल टू बार एक्स रूट ऑफ D1 D2 by capital D, and this is the end of the question that biprism experiment। मतलब explain the biprism experiment to determine the wavelength of monochromatic light। ये तीनों चीजें मेजरमेंट करने के बाद, इतना सारा लिखने के बाद, एक तो क्वेश्चन आ सकता 4 मार्क्स के लिए, नहीं तो पूरे 5 मार्क्स के लिए। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों भी बातें, मतलब कॉन्जुगेट फोसाई मेथड भी उस क्वेश्चन में पूछी जाती है, बताई जाती है, वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट आते ही ये रे डायग्राम आपने उसमें बताना चाहिए। समझ में आई बात? हेलो दोस्तों, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? हेलो दोस्तों, हेलो हेलो। श्योर? अच्छा, राइट राइट। अब देखो, कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत होती है दोस्तों। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सोर्सेस की कुछ कंडीशंस होती है, उसमें सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, ये बात बहुत अहम है। तो कोहेरेंट सोर्सेस, यंग साइंटिस्ट ने एक ही सोर्स के 2 इमेजेस ले लिए, मतलब 3 होल्स ले लिए। फ्रेस्नेल साइंटिस्ट ने बाइप्रिज्म यूज किया, एक सोर्स के 2 सोर्सेस मिले। मिले कि नहीं? ये क्या है अभी? अच्छा, ये 2 सोर्सेस का जो डिस्टेंस है वो वर्चुअल सोर्सेस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कॉन्जुगेट फोसाई मेथड। पर मान लो कि ये कॉन्जुगेट फोसाई मेथड आपके पास नहीं है, फिर वो डिस्टेंस कैसे मेजर करे? दोस्तों, जिन लोगों को खाली बोर्ड नहीं, बोर्ड में भी थोड़ा सा कंसेप्ट आ सकता है, तो वो डिस्टेंस कैसा मेजर करे? देखो 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 प्यारे दोस्तों, ये है मेरा बाइप्रिज्म। हाँ, सोर्स रखा है यहां पर, सोर्स रखा है मेरा यहां पर। एक रे चले जाती है सीधा, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं। मान लेते कि यहां पर एक रे डाल दिया, इसे जाना था ऐसा सीधा, इसे ऐसा सीधा जाना था। अरे जाना था कि नहीं सीधा? पर नहीं जाती। ये तो जाना चाहिए था ऐसा सीधा, पर नहीं गई। गई कहां वो? एक तो पैरेलल गई, नहीं तो इधर उधर गई, कहीं भी गए ना, क्या फर्क गिरता? हम लोग बताएंगे ऐसे इधर से पैरेलल। लेट इट इज। हाँ, तो ये पीछे से आई हुई ऐसी लगती है कि नहीं? लगती है, लगती है। तो ये बताएंगे हम, पीछे से आई हुई लगती, इधर से कहीं से तो भी। ओके, तो यहां हमें हमारी S1 की पोजीशन मिली थी। हेलो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करो। डेरिवेशन बोर्ड के नोट्स में नहीं है, पर फॉर्मूला एक आध बार अप्लाई करना पड़ेगा। नीट को लीस्ट चांस है, पर जे को पक्का। चलो दोस्तों, पक्का मतलब हायर लेवल है, इसलिए यहां पर रास्ता अगर बदल जाता है तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ये एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। व्हाट इज इट कॉल्ड? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ज्योमेट्री कहती है कि मेरा ये एंगल भी डेल्टा है।
ज्योमेट्री कहती है मेरा ये एंगल भी डेल्टा है। ओके, पर ऐसा ही इधर से होता है कि नहीं? होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। तो ये इधर ऐसे कहीं रे डायग्राम निकल आई थी, यहाँ डॉटेड पर S2 मिला था, इसे हमने यस सॉरी डी बोला था। मतलब ये कितना हुआ? अगर ये यस सेंटर पे है, S1 S2 स्मॉल डी है, तो S1 S कितना आता? S1 S आता है D/2 आता है। राइट राइट राइट, ओके। अब ये प्रिज्म तो बहुत छोटा है ना, छोटा मतलब थिन प्रिज्म है ना, इसका एंगल कितना होता है? ये बहुत छोटा होता है कि नहीं? अरे नियरली 0.5 डिग्री होता है, मान लिया था हमने। मतलब इट इज थीन प्रिज्म। ये छोटा सा ऊपर का हिस्सा देखो खाली, क्या आप लोगों को ये थीन प्रिज्म दिखाई देता है? देखो देखो देखो, मैं ऐसा हटाता हूं इसे, तो क्या थीन प्रिज्म दिखाई देता? थीन प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है? क्या है पता? डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। हो है क्या नहीं? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है कब? वो बहुत छोटा है तब। एंगल अगर बहुत छोटा है, प्रिज्म बहुत छोटा है, तो डेविएशन भी बहुत छोटा आता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन गया है। कौन सा ट्रायंगल? जरा देखिएगा, ये मेरा ट्रायंगल है। सो यहाँ लेट distance between source and biprism is a, and now from my triangle this delta is very small, ये बहुत छोटा है, therefore tan of delta is equal to delta, and this is why we get delta is equal to opposite side by the radius as such, मतलब small a, therefore delta is equal to D/2 and divided by this a. Equation this and this will give us D/2a is equal to a into n-1। तो ये उधर लेकर जाओ एंड मुझे मिलता है ट्वाइस a इंटू n-1 इंटू कैपिटल ए। ये कैपिटल ये है एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द बायप्रिज्म, एंड n है, नौकुते नहीं, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बायप्रिज्म मटेरियल। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास रहने दो, ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, क्या ये समझ में आया? समझे ना? डन 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 डन, ओके। अब दोस्तों कहीं आप लोगों को ऐसा एक आध बार मिल जाएगा, अभी तक क्या किया हमने? कोहेरेंट सोर्सेस यंग्स ने कैसे लाए डिस्कस किया, कोहेरेंट सोर्सेस बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में फ्रेस्नेल ने कैसे लिए, ये बात ध्यान में आ गई। और एक बात है, ये एक साइंटिस्ट है ने दो सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे मिलते हैं वो बताया। मतलब एक ही सोर्स एंड एक मिरर लेकर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा मिलता है, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे मिलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली बताया। तो उस मिरर को बोला जाता लॉयड्स मिरर। कौन सी मिरर? लॉयड्स मिरर। तो लॉयड साइंटिस्ट है, ये है लॉयड्स मिरर, साइंटिस्ट लॉयड। वी हैव अ ग्लास स्लैब, वी हैव वन स्क्रीन एज वेल।
Let this is the glass. Sorry. Let this is glass slab. Here is one monochromatic source. वो बल्ब लाइट इमिट करेगा एंड इस ग्लास स्लैब पे एक रे जाएगा, एक रे सीधा भी जा सकता। अरे जाएगा कि नहीं? विल इट बी पॉसिबल? अरे एक रे इधर मत, ठहरो, ये तो ऑटोमेटिक आ गया है, ऑटोमेटिक आ गया है क्या ये? चलो चलो दोस्तों, ये ग्लास स्लैब पर, सर ये बल्ब से एक रे ग्लास स्लैब पर जाएगी, एक रे सीधा जाएगी, क्या वो सीधा जाके वहां मीट हो सकती? तो इसका पाथ एंड इसका पाथ अलग अलग है क्या नहीं? अगर अलग अलग है तो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होना ही चाहिए, होना चाहिए क्या नहीं? हेलो 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 माइक चेक। क्या ये पाथ डिफरेंस मान गए क्या आप लोग? ये सीधी लाइन चली गई और ये इधर इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके फिर जाके मिली, तो इस पॉइंट तक ये दो पाथ का डिफरेंस है क्या नहीं? है। पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा क्या नहीं? जरूर होगा, जरूर होगा, लेकिन यहां रिफ्लेक्शन होता है, बॉर्डर डेंसर मीडियम है, तो क्या यहां पर फेज चेंजेस बाय पाई होता है कि नहीं? यहाँ का फेज पाई चेंज होता रिफ्लेक्शन से, वी नो दैट देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन इन इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। अरे बोला करो यार, अरे रिफ्लेक्शन मध्ये 180 डिग्रीचा फेज चेंज होतो की नाही? होतो, है ना? हा, मग याचा तर सीधा चला गेला, हा तर सरळ गेला आणि हा रिफ्लेक्ट होऊन गेला। मग समजा जर का तिथे पाथ डिफरन्स आहे, तर मित्रांनो तुम्हाला आम्हाला माहिती आहे फेज डिफरन्स टी फाय इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स। अरे है क्या नहीं ऐसा? ऐसा कभी सुना है क्या? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स। अरे इधर dx डी फाई लिखता था तो इधर dx लिखता था, इधर डेल्टा लिखा तो इधर डेल्टा लिखना पड़ा। इस लाइट की कुछ वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को तो उसकी कुछ वेवलेंथ है, पाथ डिफरेंस आपने हाँ बोला तो देयर विल बी फेज डिफरेंस। ये दिखने वाला फेज डिफरेंस है, पर इसमें और एडिशनल पाई आएगा, क्योंकि यहाँ पाई यहाँ चेंज होता है, इसका पाथ ज्यादा तो है ही, दिखने को तो ज्यादा है ही, पर ये उसमें और पाई डालना। लेकिन दोस्तों दोस्तों ये चीज जो है, ये लाइट खाली यहां इंसिडेंट होगी क्या? नहीं, ये लाइट यहां इंसिडेंट होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां सारे यहां तक, और फिर सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी। तो वो सारी रेज और डायरेक्ट गए वाली रेज इंटरफेयर होके हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है कि नहीं? तो वो देखो कैसे कैसे कहां कहां मिलता है। देखो ये इस बॉर्डर पर, ये व्हाइट वाली उस सेकंड बॉर्डर पर जितने रीजन में इंटरफेरेंस होने का चांस है, उतने रीजन में हमें इंटरफेरेंस मिलता। इंटरफेरेंस में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते, वो देखो वहां, इसे बोलते लॉइड्स मिरर। मित्रांनो हा प्रश्न बोर्डाला 100% येणार नाही, हा प्रश्न जेईला चुकून येईल, नीटला 100% येणार नाही। फक्त लॉइड्स मिरर या शब्दासाठी, शब्द फक्त लॉइड्स मिरर, त्याच्यासाठी हे सारे आपल्याला कुठाने करावे लागलेत। पण तुम्हाला लॉइड्स मिरर काय प्रकारे कळाला का? आज की तारीख में हम देखेंगे मल्टीपल कलर्स और थीम फिल्म कैसे होती है। क्या होती है? मल्टीपल कलर्स और थीम फिल्म। अरे कभी पानी पर ऑयल एक आध बार ड्रॉप डाल के देखो कैसे कलर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि नहीं? पानी पर अगर ये ऐसा एक आधा ऑयल का ड्रॉप डाल के देखो, आपके घर में ऑयल भी है, पानी में है, पानी भी है, अभी देख सकते हैं आप।
मीठा तेल अगर डाले तो बहुत अच्छा, खोबरेल तेल डाले तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि नहीं? देखा है कि नहीं? हाँ देखा है। तो ये कैसा होता है वो देखेंगे अपना। दोस्तों ये है नीचे वाटर। हाँ, इस वाटर के ऊपर अपना ऑयल ड्रॉप डाला, उसकी थिकनेस मान लो इतनी है। असल में इतनी होगी नहीं, लेकिन मुझे डायग्राम यहाँ पे बतानी है इसलिए थोड़ी सी ज्यादा थिक बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझे क्या? उसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए वो तो ऊपर फ्लोट होता है, लेकिन डेंसिटी कम भले हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का वाटर से ज्यादा है। 7 मिनट बाकी है अपने। ओहो, 8:53 हो गए, 7 मिनट बाकी है। चलो इसमें ये क्वेश्चन हो जाए। कलर्स और थिन फिल्म में, ये जो फिल्म है उसकी थिकनेस डी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो मान लो ये एक रे यहां पर इंसिडेंट हो गई है, ये पॉइंट नॉर्मल है, इस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो गई। ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट भी होगी एंड रिफ्लेक्ट भी होगी। होगी क्या नहीं? हाँ, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर ये डेंसर मीडियम है, यहां पर भी साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो सकता। पर मान लो कि मेरा टारगेट है रिफ्लेक्टेड रे सोचने का, तो यहां मैं नॉर्मल निकालूंगा। बी पॉइंट पर नॉर्मल निकाला, रिफ्रैक्ट भी हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे, सर ये रे असल में इसको पैरेलल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है। तो ये थोड़ा सा अलग डेविएशन इसका होना चाहिए, समझेगा? हाँ चलो, ये अपना टारगेट है ही नहीं, इसको मत देखो। रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहां पर फिर से मैं नॉर्मल निकाल देता। यहां नॉर्मल निकालने के बाद रिफ्रैक्ट होने वाली है दोस्तों। यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद फेज चेंज होता है पाए का। रिफ्लेक्शन में ये रे आ गई, ये रे चली गई, पाए का फेज चेंज हुआ। अब देखो इधर से आ गई, ये डेंसर है क्या रेयरर? अरे ये वाटर मीडियम ऑयल के मुकाबले डेंसर है या रेयरर? बोलो 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 जल्दी बोलो प्यारे दोस्तों। मैं अभी बोला था डेंसर है या रेयरर? रेयरर है। रेयरर है तो रिफ्लेक्ट होते समय फेज चेंज कितना होगा? इफ a ray of light या wave is reflected from rarer medium, then what is the change of phase? बोलो प्यारे दोस्तों, बोलो। अरे नहीं बोलेंगे, एक ने बोल दिया तो फिर सारे लोग आंसर देंगे। इफ गूगल सर्च कर रहे हैं, नोटबुक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ मिलेगा इतने जल्दी, कौन से चैप्टर में कौन से पेज पर है? If a wave is reflected from rarer medium, then phase change is dash dash. अरे 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 अरे, मैं क्लास बंद करना चाहिए और चाय पीने को जाना चाहिए, है ना? है ना? कि नहीं ना? अरे जीरो। अब मैं गाली देने को मुंह में आया था, लेकिन क्यों मैं गाली सवेरे सवेरे दे, अभी चल जान दो। तुम लोग महान हो, आप महान हो, आप महान हो, आप बहुत महान हैं। तो फेज चेंजेस इज 0 डिग्री, क्योंकि ये रेयरर, सर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। ये देखो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बोला था मैंने, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बोला था मैंने, आपने आंसर दिया रेयरर है। तो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद
वो जीरो चेंज होता है, यहाँ जीरो चेंज होता है, यहाँ पाई का चेंज होता है। पर अब ये रे एंड ये रे दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर होके हमें देते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब यहाँ पाथ डिफरेंस देखो, ये से डी तक चलेगा और ये बी सी चलेगा। पाथ इसका, पाथ इसका, इस पाथ डिफरेंस से मुझे फेज डिफरेंस मिलेगा। और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते समय यहाँ पाई का फेज भी ध्यान रखना है कि इस रास्ते से जाने वाले ने पाई फेज ज्यादा कवर किया है, इसने खाली पाथ के कारण फेज कवर किया है, इसने पाथ के कारण एंड पाई के कारण, मतलब रिफ्लेक्शन के कारण पाई का फेज एडिशनल आ गया। तो ये दो रेज यहां ऐसे अलग अलग एंगल से देखने के बाद, ऐसे ये फिल्म दिखती है, कलरफुल फिल्म दिखती है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स मिलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर। सो दोस्तों, ऐसी बनती है कलर फिल्म ओवर द वाटर और ओवर एनी लिक्विड। अंडरस्टूड दिस? प्यारे दोस्तों, ये समझ में आया क्या? इसमें प्रॉब्लम कैसा आ सकता? इस कलर फिल्म का थिकनेस निकालने के लिए, पर मेरे समय पर है एक समय दोस्तों, ये फिल्म बहुत छोटी होती है। अगर ये बहुत छोटी होती है तो ये भले मैंने यहां बता दिया, पर इतना पाथ ज्यादा होता है क्या? ये डीसी इतना बड़ा एंगल होता है? नो नो नो, इट इज नियरली इक्वल टू डी। देयरफॉर ये दो पाथ जो है वो है 2D। कितना पाथ है? ये 2D पाथ है। पाथ अगर 2D है तो प्यारे दोस्तों, अपना जो फेज चेंज का फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ये फाई लिखना रहेगा, पर लैम्बडा कहां की? लैम्बडा है इस मीडियम की, और लैम्बडा अगर मीडियम की हो तो यहां मैं सफिक्स दूंगा। पर यू नो दैट n इज इक्वल टू लैम्बडा एयर बाय लैम्बडा मीडियम। सो लैम्बडा मीडियम बनता है लैम्बडा एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा n इंटू dx। कितना एडिशनल फेज आएगा? ये एडिशनल पाथ ये है, दिखने को इतना है पर है कितना? n इंटू dx। तो मेरा ये 2D डिस्टेंस जो है वो अगर 2D डिस्टेंस, अगर दोस्तों सोर्सेस अभी आउट ऑफ फेज बन गए, 2D डिस्टेंस अगर n लैम्बडा हो तो डार्क पॉइंट मिलेगा। नहीं आपको पता, ये सेंटेंस आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूं। ये यहीं पर रोक देता और इसके बाद ये जो बोल रहा हूं ना मैं, ये n लैम्बडा, असल में तो आप लोगों ने ब्राइट पॉइंट के लिए सुना था, मैं डार्क पॉइंट बोल रहा हूं। क्यों, कैसा? तो ये अभी नहीं बोलूंगा मैं इसके एक्सप्लेनेशन कल दे दूंगा। पर तब तक के लिए, पर दोस्तों आज के ताजा समाचार खत्म करेंगे, हम कल देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न इन केस ऑफ कलर सी ओवर द थीन फिल्म। एंड हम देखेंगे कल प्रॉब्लम्स on the basis of interference of light. So please be there. Till that, all the best. Take care of yourself and your family. Bye bye.